नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी बिहार की है। वाकई जो कहानी है ये है, इसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि वाकई इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर सकते हैं। आज ये जो पंचायत का फैसला है वो सर्वमान्य हो रहा है। अब तक तो हमने ये सुना था कि ये जो पंचायत का फैसला है ये बहुत पहले लोग करते थे, गांव में हर जगह पे होता था। लेकिन बिहार का एक जिला है भागलपुर, इस जिले में अभी भी पंचायत पे लोग भरोसा कर रहे हैं और इसी पंचायत के भरोसे किसी के जान पर बनाई है। वाकई जब ये कहानी मैं सुन रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लोग काट रहे हैं उसके बावजूद लोग गांव में पंचायतों पे भी भरोसा कर रहे हैं। तो आज की जो कहानी है इसी पंचायत पे है और ऐसी कहानी शायद ही आज तक आप लोगों ने सुनी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है भागलपुर और इसी भागलपुर का एक थाना लगता है कचरली थाना और इसी कचरली थाना का एक गांव लगता है गौरा चौक गांव। इसी गौरा चौक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम परमानंद रहता है। पूरा नाम परमानंद यादव है, जिनकी पत्नी का नाम है सीमा यादव। अब ये पति पत्नी है और इनके दो बच्चे हैं। एक बेटा है जिसका नाम विवेक है और एक लड़की है जिसका नाम प्रीति है। अब ये जो परिवार है, चार लोगों का हंसता खेलता परिवार, बेहद खुशियों भरा परिवार था। लेकिन इस परिवार पे किसी की नजर लग जाती है और नजर इतनी बुरी लगती है कि सब कुछ तहस नहस होने की कगार पर आने लगता है। जिस प्रकार परिवार में खुशियां थी उसी प्रकार एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आती है। विपत्ति बता करके नहीं आती, जैसे भी आना होता है वो आ जाती है। जो प्रीति है उसका एक भतीजा होता है जो बगल के ही घर का रहने वाला होता है, जिसका नाम विनय होता है। अब ये जो विनय है प्रतिदिन इसका अपने घर बुआ के घर पे आना जाना लगा रहता है। प्रीति जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वही जो इसका भतीजा था जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, जिसका नाम विनय मैंने आपको बताया। अब जो लड़की का जो पिता है परमानंद और जो लड़की की माँ है सीमा, तो एक बुआ भतीजे के रिश्ते को कोई भी कहेगा कि हाँ ये दोनों माँ बेटे की तरह है, एक तरह से कह लीजिए। तो जो इस रिश्ते पे कभी कोई संदेह कर ही नहीं सकता। लेकिन इसी रिश्ते की आड़ में एक बहुत ही बड़ा घिनौना काम होने लगता है। एक दिन सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं उस सदस्यों में एक बाहरी व्यक्ति भी शामिल था जिसका नाम विनय होता है, जो भतीजा था। जब उस परिवार में शामिल होता है, सभी लोग बैठे थे, टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के दौरान जब वक्त गुजरता है तो जो विनय है मौका पा करके प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। जब प्रीति का हाथ पकड़ लेता है तो जो प्रीति है वो कुछ बोलती नहीं है। जो विनय है कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और जब ये बातें वो सुनती है तो वो कहती है कि बताइए क्या बात है। लेकिन जो विनय है वो कहता है कि ये बातें आज नहीं बताऊंगा, जब अकेले में रहना तब बताऊंगा। अब जो प्रीति है वो कहती है कि ठीक है। वक्त गुजरने लगता है। उस पूरे हफ्ते में जो परिवार के सदस्य के जो लोग थे वो कोई ना कोई घर पे रहता ही था। एक दिन जो प्रीति है वो मौके का फायदा उठाती है और जाती है अपने उसी भतीजे के घर पे जिसका नाम विनय है। विनय के घर पे पहुंचती है, उस घर पे कोई नहीं रहता है। तो विनय प्रीति का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। जब ये बात प्रीति सुनती है तो वो कहती है कि ये तो सरासर गलत है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये मुझसे बोल क्या रहे हो। जो विनय है वो कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब ये बातें प्रीति सुनती है तो कहती है कि ठीक है, लेकिन जो हमारा रिश्ता है बुआ भतीजे का,
इस रिश्ते को लोग कभी अपनाने वाले नहीं हैं, और हम प्यार कर भी लेंगे तो लेकिन फिर शादी नहीं कर पाएंगे, और जब शादी नहीं कर पाएंगे तो फिर उस प्यार का मतलब क्या है। जब इस बात को विनय सुनता है तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। और इसी बात का फायदा उठाते हैं दोनों, और घर में विनय के कोई नहीं होता है, और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, और गले लगने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। उस दिन शारीरिक संबंध उन्होंने बना लिया, और ये जो शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला है, जब वो शुरू होता है तो फिर थमने का नाम नहीं लेता है। और जो प्रीति है, जब भी विनय के घर पे कोई नहीं रहता तो वो विनय के घर पे चली जाती, और जब प्रीति के घर पे कोई नहीं रहता तो प्रीति के घर विनय आ जाता था। अब ऐसे ही चलने लगता है। चलने के साथ साथ जब वक्त गुजरता है और लगभग 4 महीने से ऊपर का जो समय गुजर जाता है, तो जो प्रीति है और विनय है, इन दोनों के ऊपर जो पड़ोसी थे उन लोगों को शक होने लगता है कि आखिर बात क्या है, कि कभी ये उसके घर पे जा करके घंटों बिताता है, और वो भी तब जब उनके परिवार में कोई नहीं होता है। अब इसी बात को लेकर के एक पड़ोसी ने परमानंद से शिकायत कर दी। परमानंद यानी कि जो प्रीति है उसी के बाप से, उसी के पिता से जब शिकायत करता है, तो फिर जो परमानंद है वो मारे गुस्से के आता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बेटी है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब प्रीति मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बात बिगड़ने लगती है, और वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जो परमानंद है वो सोचता है कि क्यों ना एक बार विनय को भी समझा दिया जाए, तो विनय को भी समझाया जाता है। लेकिन जब दोनों नहीं मानते हैं तो जो प्रीति के बाप है, प्रीति का जो बाप है वो प्रीति को एक कमरे में बंद करता है, और बंद करने के बाद उसे केवल बस खाना दिया जाता था, कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। अगर कभी उसे जरूरत लगती भी थी कि कहीं बाजार जाने के लिए, तो उसका भाई साथ लेकर के जाता, या फिर उसकी माँ जाती साथ में, लेकिन उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता, ना ही उसके पास कोई फोन की सुविधा दी जाती जिसकी वजह से वो कॉल कर सके अपने प्रेमी को। इधर जिस प्रकार से प्रीति तड़प रही थी, उसी प्रकार उधर विनय भी तड़प रहा था। विनय के परिवार वाले भी उसको बहुत ज्यादा डांट लगाए थे, विनय भी उधर तड़प ही रहा था। अब वक्त गुजरने लगता है, लेकिन जो प्रीति है एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रही थी मन ही मन। प्रीति कहती है कि एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। जब ये बातें प्रीति की माँ सुनती है तो फिर वो यानी कि जो सीमा है वो सुनती है, तो एकदम खुश हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसकी जो बेटी है वो इतना बदल गई है, वो खुद को बदल ली है। अब इससे अच्छी बात क्या है, अगर कल का भूला अगर घर वापस आ जाता है तो फिर उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। अब इसी बात को लेकर के वो परमानंद से बात करती है, और परमानंद से बात करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और प्रीति भी ऐसे रिएक्ट करती है अपने घर में जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब इधर जो प्रीति है एक दिन कहती है कि मुझे मामा के घर जाना है, यहाँ पर रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा मामा के घर घूम आऊंगी तो मेरा जो मन है वो इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सही अच्छा लगने लगेगा। जो प्रीति की माँ है वो भी सोचती है कि ठीक ही कह रही है, मेरी जो बेटी है वो सही ही कह रही है, उसको चले जाना चाहिए, जाकर के घूम करके आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब जो प्रीति की माँ है यानी कि सीमा अपने बेटे विवेक को बोलती है कि एक काम करो कि लेकर के जाओ और इसे मामा के यहाँ घुमा करके लाओ, या फिर वहीं पे छोड़ देना, 1-2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, फिर वापस आ जाएगी। जो विवेक है, विवेक अपनी बहन को बाइक पे बैठाता है और लेकर के पहुंच जाता है मामा के घर। ले जा करके वहीं पर वो कुछ देर इंतजार वो बैठता है, उसके बाद फिर जो विवेक है वो अपने घर वापस आ जाता है। और प्रीति की जो मामी है वो कहती है कि रहने दो, ये यहाँ पर रहेगी, 1-2 हफ्ते रहेगी, फिर उसके बाद जाएगी। प्रीति की मामी जिसका नाम सुप्रिया होता है और मामा जिसका नाम राकेश होता है। अब जो प्रीति है अपने ननिहाल में रह रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब चोरी से जब भी उसको मौका मिलता अपने प्रेमी को यानी कि जो विनय है उसको अपने मामी के फोन से फोन कर लेती थी, और फोन करने के बाद इन दोनों की बातें होती थी। जब भी उनकी उसकी मामी आती थी तो फोन दे देती थी, और फोन देने के बाद
जब भी उसको मौका मिलता है वो बात करती है। अब वो एक दिन कहती है विनय से कि आखिर हम लोग कब तक छुप छुप के बातें करेंगे, आखिर कब तक। एक काम करते हैं कि क्यों ना हम लोग भाग चलते हैं। जब ये बात है विनय सुनता है तो वो कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो। विनय उधर अपनी तैयारी करता है, इधर प्रीति अपनी तैयारी करती है। और विनय रात को आता है बताए हुए टाइम पे, और बताई हुई जगह पे प्रीति भी पहुंचती है। और दोनों एक दूसरे के जब साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं। और गले लगाने के बाद कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को से अलग नहीं हो पा रहे थे, इतने रोए जा रहे थे। उसके बाद दोनों वहां से निकलते हैं और निकल करके सीधा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली निकलते हैं दोनों, और दोनों दिल्ली पहुंच करके वहीं पर विनय काम करता है और जो प्रीति है वो घर पे रहती है। अब इन दोनों का जो परिवार है, एक तरह से कह लीजिए परिवार ही हो गया था। दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी, दोनों का वक्त वहीं पे गुजर रहा है। इधर जो परमानंद है, उनको जब पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो ननिहाल से भाग गई है, तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब बहुत ही बुरा महसूस करने लगते हैं वो, आखिर वो करें भी क्या तो करें क्या। फिर वो नजदीकी थाने में जाते हैं और थाने में एफआईआर लिखवाते हैं अपनी बेटी के खिलाफ। और भगाने वाले के जुर्म में, यानी कि जो विनय है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस इधर तलाश जारी करती है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं होता है, ना ही कोई सुराग होता है जिसकी वजह से उन दोनों को खोजा जाए। जो मामी है उसके नंबर से जब पुलिस उसको ट्रेस करती है, तो फिर जो पुलिस है उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो फोन था, उस फोन की जो सीडीआर थी, जो लास्ट लोकेशन थी, बस उसी के घर तक ही दिखा रहे थे। यानी कि जो विनय था वो इतना शातिर तरीके से अपना कदम उठाया था कि जिस फोन से उन दोनों की बात हुई थी, उस फोन को वहीं पर तोड़ करके फेंक दिया था। और तोड़ करके फेंक करके, ताकि जो पुलिस है उन्हें खोज ना पाए, उनकी लास्ट लोकेशन ना खंगाल पाए। और उस जिस सिम से उसने बात की थी, उस सिम से उसने किसी से बात ही नहीं की थी। जो विनय है उस भागने से पहले पूरी अच्छी तरीके से उसने पूरा एक प्लानिंग किया था, एक षड्यंत्र रचा था, ताकि पुलिस उसको खोज ना पाए। अब दोनों दिल्ली में हैं, वक्त गुजर रहा था, दोनों ने शादी नहीं की है, लेकिन पुलिस से कोई कितना भी छुप जाए, लेकिन कोई ना कोई क्लू अपराधी छोड़कर ही जाता है। पुलिस खोजते खोजते जब उनको कुछ हाथ नहीं लगता है, तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। लेकिन एक दिन उन दोनों के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम लोग घर पे चलते हैं, और जब घर पे चलेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारे परिवार के जो लोग हैं वो मान जाए। क्योंकि भागने का जो वक्त था, यानी कि लगभग 6 से 7 महीने का वक्त गुजर चुका था। तो 6 से 7 महीने का वक्त गुजर जाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। उन लोगों को लगा कि जो हमारे परिवार वाले हैं हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब जैसे वो वापस आते हैं, तो जो पुलिस है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो दोनों वापस आ गए हैं। जो लड़का अपने घर पे जैसे ही पहुंचता है, तब तक पुलिस उसे उठा लेती है। और जो प्रीति है, प्रीति का पिता उसको थाने जब लेकर के पहुंचता है, तो उससे गवाही दिलाने की कोशिश की जाती है कि वो झूठा बयान कर दे कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो जबरदस्ती उसको भगा करके ले गया था। लेकिन जो प्रीति है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इससे प्यार करती हूँ। और जब ये बातें जब साबित हो जाती है, तो फिर जो पुलिस है वो प्रीति और विनय दोनों को छोड़ देती है। लेकिन इन दोनों को फिर से अलग रखा जाने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं, और फिर एक षड्यंत्र बनाते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर भाग करते जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदा कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज किया, मंदिर में शादी की। वक्त जब गुजरा, यानी कि 4 महीने बाद फिर से वापस घर आता है विनय लेकर के अपनी पत्नी को। पत्नी, यानी कि मैंने अभी तक आप लोगों से पत्नी नहीं कहा था, लेकिन जब अब शादी करके ला रहा है तब उसकी वो पत्नी हो जाती है, और अपनी पत्नी को घर पे रखता है। पुलिस भी आती है, लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगता है। उसने दिखाया कि उसने कोर्ट मैरिज किया है, बाकायदा उसने मंदिर में शादी करी है। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ने मर्जी से शादी की है, दोनों बालिग हैं। अब जो पुलिस है वो वापस चली जाती है। लेकिन जो इस मेन मोटिव होता है, जो प्रीति का पिता है परमानंद, विनय के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्रीति का बाप है यानी कि परमानंद, उसको ये बात रास नहीं आती है। वो गांव में पंचायत बटोरता है, और पंचायत बटोरने के दौरान जब पंचायत से ये निर्णय लिया जाता है कि नहीं, इन दोनों को अलग रहना है, लेकिन ये दोनों अलग रहने के लिए तैयार नहीं थे।
इस पर जो परिवार जो गांव के जो मुखिया होते हैं उनको गुस्सा आता है और बाकी गांव के जो लोग हैं उन लोगों को भी गुस्सा आता है। वो जाते हैं और विनय के घर को जला देते हैं। विनय के घर को जलाया जाता है, विनय को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसके परिवार वालों को भी मारा पीटा जाता है ताकि वो प्रीति को छोड़ दे। लेकिन फिर भी ये मामला जब पुलिस में पहुंचता है तो पुलिस ने गंभीर धारा में एफआईआर लिखी और उस ग्राम प्रधान जो माफी चाहते हैं जो पंचायत का जो मुखिया था उस मुखिया को, और मान लीजिए ग्राम प्रधान भी रहा होगा वहां पर, क्योंकि पंचायत में ग्राम प्रधान का जो अहम भूमिका होती है, ग्राम प्रधान को भी और बाकी जो 4-5 लोग थे उन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर होती है और उन लोगों को पुलिस उठाती है, उठा करके जेल में डालती है। बाकी जो विनय है, जो प्रीति है, ये अपने घर पे अच्छे तरीके से अभी है। इन लोगों को किसी भी ज्यादा प्रकार की दिक्कत नहीं है। हालांकि विनय को थोड़ी क्या ज्यादा ही चोट आई थी, लेकिन अभी ये दोनों सही हैं। बाकी इन लोगों के खिलाफ जो गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और इन जो 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, लोगों के खिलाफ केस चलाया जाता है और साथ ही साथ जो प्रीति का जो बाप है यानी कि परमानंद, इसके खिलाफ भी एफआईआर लिखी जाती है और इसको भी जेल में डाला जाता है। यानी कि सीधा सीधा इस कहानी को बताने का मतलब ये है कि दूसरे के टांग में दूसरे के फटे में उंगली नहीं करनी चाहिए। नुकसान अपना ही होता है। यानी कि ये जो 4 लोग जाके उसमें अगर नहीं मारते तो ये 4 लोग घर में बचे रहते। और सीधा सीधा जो मेन मोटिव है इस कहानी का वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि किसने सही किया और किसने गलत किया। अगर परमानंद अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को वापस ला रहा था तो क्या परमानंद गलत था, या फिर विनय अपनी प्रेमिका के लिए पागल था तो क्या विनय गलत था? क्या प्रीति अपने प्रेमी यानी कि विनय के साथ उसके घर पे आकर रह रही? क्या उन दोनों का जो जीवन है वो सुख में चल रहा है? क्या इससे बड़ा कोई और खुशी हो सकती है? ये निर्धारित आप करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज जो कमेंट का जो सिलसिला है वो चल नहीं पाएगा, लेकिन मैंने कुछ भाइयों के, कुछ दोस्तों के कमेंट लिखे हुए हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसपे है अमोल गायकवाड़ जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं, आदिल अहमद हैं, फिर है नरेश कुमार, सुबोध कुमार जी हैं, और बाकी जो अगले नंबर पे हमारे भाई हैं अर्जुन कुमार जी हैं मुंगेर से, आदिल अहमद जी हैं वनामबड़ी से, सरदार सिंह यादव जी हैं हैदराबाद से, सोहन राठौर नवी मुंबई से। ये हमारे प्रतिदिन के ये लोग व्यूवर हैं जो लोग हमें कमेंट करते हैं। आप लोग सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। विष्णु पाउडेल हैं काठमांडू से, नासिर पठान हैं सोलापुर महाराष्ट्र से, विनय साहू हैं, जेनिस हैं, रिंकू हैं, अनिल मित्तल जी हैं, तारिक बेहलीला नागौर राजस्थान से, मान बहादुर शास्त्री जी हैं आसाम से, और अगले नंबर पे है रुपेश सिंह। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो अभी यहाँ तक अगर आ गए हैं आप तो वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम या फिर आप अपना पता भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हर प्रतिदिन की वीडियो में सबके नाम बोलता हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय जरूर लिखेंगे। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।